हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का छठा चैप्टर, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह। इसी का हम लोग VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनता है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। इन सभी को आप जरूर नोट करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले आपको पूरा बायोग्राफी यानी कि भगत सिंह के बारे में सब कुछ बता चुका है। जैसे भगत सिंह का जो जन्म है वो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है कि भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वहीं पे उनको शहीद का दर्जा यानी कि वो कब शहादत हुए थे, तो 23 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च को 1931 को। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को जो है वो क्या हुए थे, वो शहादत हुए थे। और उनके जन्म कब हुए थे, 1907 को। तो ये दोनों डेट को आपको याद रखना है, अक्सर आपको बार बार पूछा जाता है। कभी कभी आपको भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, जैसे भगत सिंह की माता का नाम, तो ये भी ध्यान रखना है, भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था और वहीं पे पिताजी का नाम उसका सरदार किशन सिंह था। क्या था, सरदार किशन सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह के बारे में पूरे बायोग्राफी हमने आपको बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के आप लोग देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो आपका जो 12th क्लास हिंदी का जो गद्यखंड है उसी का जो छठा चैप्टर है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह, इसी का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप सबको पता है, हमने आपको कल पढ़ाया भी था पहले वीडियो में कि विद्यार्थियों को भगत सिंह के अनुसार क्या है कि विद्यार्थियों को राजनीति में, पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्प लेना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों लेना चाहिए। अगर आपको प्रश्न पूछे, प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर देखिए, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ। ठीक है, इसीलिए तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर आज से ही राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं सकेगा। तो जैसे हमने आपको बता रखा था कि जैसे आज अगर विद्यार्थी राजनीति में भाग लेगा और कल वो DM बनेगा, SDM कुछ भी बनेगा, अगर यूपीएससी या फिर BPSC कोई भी एग्जाम क्लियर करके कोई भी बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो जब तक वो भ्रष्टाचार को देखेगा नहीं तो फिर सुधारेगा क्या? अब जैसे आज हम लोग हैं, अगर राजनीति के साथ जुड़े रहेंगे तो राजनीति के बारे में पता रहेगा कि कहाँ पर अन्याय हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आने वाले समय में जब हम कोई ऑफिसर बन जाएंगे, आप लोग कोई ऑफिसर बन जाएंगे, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, उसी अन्याय को खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि क्योंकि आगे फ्यूचर में, भविष्य में देश का जो बागडोर है वो किसको लेना है, वो विद्यार्थियों को ही लेना है। तो अगर आज राजनीतिक में वो भाग नहीं लेगा तो आने वाले समय में देश की भली भांति वो संभाल नहीं पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। इसीलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। ठीक है, आपको अपने शब्दों में आंसर देना है, मैं आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? यानी कि भगत सिंह जो है विद्यार्थी से क्या उम्मीद करते हैं, उनको जो है विद्यार्थी से क्या अपेक्षा है? तो आंसर हम लोग देखते हैं, भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। बहुत सी मतलब बहुत सारी। ठीक है, वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करे। यानी कि वो भगत सिंह ऐसा चाहते हैं कि विद्यार्थी से सबसे पहले तो भगत सिंह को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। सबसे पहला वो चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी इंटरेस्ट रखे, दिलचस्प रखे। उसके साथ साथ कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको भी पैदा करे, उसको भी बताए। वो देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाए और अपने प्राण निछावर करने से भी पीछे ना हटे। यानी कि विद्यार्थियों से कहता है कि वो देश की सेवा के लिए तन से भी, मन से भी और धन से भी, तीनों तरीके से जो है अपने देश के लिए एक तरीके से, पूरे तरीके से अपने जान को निछावर कर दे और इससे बिल्कुल पीछे ना हटे। ठीक है, तो भगत सिंह जो है यही विद्यार्थियों से अपेक्षाएं करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चन लाया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, बार बार इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर उसे प्रमाणित करें। यानी कि भगत सिंह का कहना है कि केवल देश का अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको कष्ट ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। तो उनके अनुसार आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, इस चीज को आपको समझाना पड़ेगा। यानी कि सिंपली अगर शब्दों में समझें तो भगत सिंह ये कहना चाहते हैं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं
तो आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। ये किसका मत है? ये मत है भगत सिंह का। तो आपको बताना है कि ये कैसे सही है, या फिर भगत सिंह इस मत के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। उनके जीवन के आधार पर उसे आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाइन जो है कैसे सही है। ठीक है, देखिए आंसर उसका, भगत सिंह उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त और महान क्रांतिकारी थे। अब आप सबको जैसे पता ही है, देश के लिए वो जान दे दिए, तो महान क्रांतिकारी तो थे ही। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1931 में। ध्यान रखिएगा, 1931 में जो है भगत सिंह की मृत्यु हुई थी। ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मृत्यु के बारे में, उसके बाद जन्म के बारे में। ठीक है, जन्म कब हुआ था ये भी चीज आपको याद रखना है। 1907 में उनके जन्म हुए थे और 1931 में उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ ही साल के 23 साल के अंदर में लगभग जो है उन्होंने शहादत का दर्जा पा लिया था। ओनली 23 साल, समझ रहे, और उनको बहुत सारा अवार्ड भी मिला था। चलिए, भगत सिंह के अनुसार, यानी भगत सिंह जो है वो राष्ट्रभक्ति और महान क्रांतिकारी थे। उस काल में देशभक्त होना पाप था, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था और कोई भी अगर देशभक्त होता था तो या तो उन्हें फांसी या फिर कोई ना कोई सजा उन्हें दे दी जाती थी। तो उस काल में देशभक्त होना पाप था और क्रांतिकारी होना तो महापाप था। फिर ऐसा व्यक्ति कष्टपूर्ण जीवन ही व्यतीत करता है। फिर अगर भगत सिंह जैसा कोई बनता है तो इसका मतलब है कि वो जिंदगी, यानी कि जीवन जो है वो पूरा कष्टपूर्ण से ही उसका भरा हुआ है। भगत सिंह का कष्टपूर्ण जीवन 12 वर्ष से ही प्रारंभ हो गया था। और जब आप सबको जैसे कि पता है, भगत सिंह का जो कष्टपूर्ण जीवन है वो 12 वर्ष से ही शुरू हो गया था, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि जलियांवाला बाग जब हुआ था, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था, तो उनकी प्रथम कारागार यात्रा अक्टूबर 1926 में हुई थी। उनके द्वारा जीवन कष्टों में ही बीता और असेंबली में बम फेंकने के बाद तो वे कारागार में ही रहे। ठीक है, ये चीज को भी ध्यान रखना है कि 1926 में जलियांवाला बाग की जो मतलब कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो उस वक्त वो 12 वर्ष के थे और उसी से जो है उनका एक प्रकार का बोल सकते हैं क्रांतिकारी वाला जो रास्ता है उसी समय से उसका शुरू हुआ था। और उनके द्वारा जो जीवन कष्टों में ही बीता और असेंबली में जब वो बम फेंका, उसके बाद फिर ज्यादातर जब बम फेंकने के बाद ज्यादातर उनका जो जिंदगी है वो जेल पे ही रही। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि वो फर्स्ट टाइम कौन से, मतलब पहली बार वो जेल कब गए थे। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। और मैंने आपको कल का वीडियो यानी कि जिसमें बायोग्राफी में बताया भी था कि वो पहली बार जेल कब गए थे, आपको ये क्वेश्चन बताना है। वीडियो के लास्ट में आपको हम आंसर बताएंगे। तो प्रथम कारागार यात्रा अक्टूबर 1926 में हुई थी। उनके द्वारा जीवन कष्टों में ही बीता और असेंबली में बम फेंकने के बाद तो वे कारागार में ही रहे, यानी कि जेल में ही रहे। उनका हौसला बड़ा बुलंद था, साथ ही वह यह भी मानते थे कि वह किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करते हैं। उनका असेंबली में बम फेंकना, ये बम लिखा हुआ है, उनका असेंबली में बम फेंकना भी विचारपूर्ण कार्य था, यानी कि वो विचार करते थे, यानी कि वो एक प्रकार का बोल सकते कि पूरे प्लानिंग के साथ वो बम फेंके थे। कार्य के बाद उसका बम फेंकना ही पड़ता है। उन्होंने उसका कार्य के बाद उसका फल भोगना ही पड़ता है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। उन्होंने रूसी साहित्य का संदर्भ देते हुए कहा, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। हमारे साहित्य में दुख की स्थिति ना के बराबर होती है, पर रूसी साहित्य में ये स्थितियां काफी होती है और हम उन्हें इसी कारण पसंद भी करते हैं। वे यह मानते हैं कि हमारे जैसे व्यक्तियों में जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, प्राउड करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको स्वयं प्रारंभ किए संघर्ष द्वारा आमंत्रित किया गया है और जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। ये कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। यही हट उनका विश्वास था, यही जो है उनका विश्वास था। भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए। ये कष्ट उन्होंने क्यों सहे? इनका प्रभाव जनता पर पड़ेगा और जनता आंदोलित हो उठेगी। अतः भगत सिंह की यह उक्ति बड़ी सार्थक है। ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा अच्छे आसान शब्दों में समझाते हैं ताकि आप अपने शब्दों में आंसर को लिख सकते हैं। देखिए कहना क्या चाहता है, भगत सिंह के अनुसार जो है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। ये बात आखिर कैसे सही है? अब जैसे कि आप सबको पता है हमारा जो देश है वो 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, और ये सारी जो घटना है वो कब हुई थी? 1912 से लेकर के 1931 तक, यानी कि जब शहादत पाए थे भगत सिंह। शहादत कब पाए थे? 1931 में। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह शहादत कब पाए थे? 1931 में। और वो जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1912, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पहले 1912 से ही जो है वो क्रांतिकारी में शामिल होना शुरू हो गए थे। ठीक है, हमने आपको ये सब पहले पढ़ा रखा है। तो इतने साल के बीच में, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो कोई भी अगर देश का सेवा करना चाहे, देशभक्त हो जाए, क्रांतिकारी हो जाए, तो एक प्रकार का बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था और उनको कोई ना कोई केस में, कोई ना कोई कांड में फंसा करके जेल में डाल दिया जाता था, जो कि बिल्कुल भगत सिंह के साथ सेम टू सेम वैसा ही हुआ। भगत सिंह क्या किया कि एक वक्त में
वो जो है बम फेंका। अब भगत सिंह का कहना उसमें ये है कि बम फेंकने के पीछे बहुत सारी प्लानिंग थी, ऐसा नहीं कि वो बस ऐसे फेंक दिए थे, उसने बहुत कुछ सोच समझ करके बम को फेंका था। बम फेंकने के बाद वो जेल गए, फिर बम फेंकने के बाद ज्यादातर वो जेल में ही रहे, ठीक है। और पहली बार वो गिरफ्तार कब हुए ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1927 में जो है वो पहली बार बम फेंके थे 1926 में, और 1927 में जो है उन्हें पहली बार जेल भेजा गया। आप सबको पता ही होगा, हमने आपको पढ़ा रखा है। तो वो जेल जाने के बाद फिर वो जो है अपना पत्र लिखे, पत्र लिखने के बाद वो बहुत सारी चीजों को बताए, जिसमें उसका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी बनता है तो उनको जो है दुख से, कष्ट से, ये सारी चीजों को सहन करना ही पड़ता है, तभी वो क्रांतिकारी कहलाता है। अगर वो दुख को, कष्ट को अगर नहीं सहन करेगा तो फिर वो क्रांतिकारी नहीं कहलाएगा। ये किसका मानना है? ये भगत सिंह का मानना है, ठीक है। जिनको स्वयं यानी कि खुद प्रारंभ संघर्ष द्वारा आमंत्रित किया गया है और जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, यही उनका जो है विश्वास था भगत सिंह का। उसके बाद उनको फांसी पर वो झूल गए और उनका प्रभाव फिर बाद में जनता पर पड़ा और आंदोलन और उग्र हो गया और फिर हम लोगों को आज़ादी मिली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ सही हुआ, यानी कि जो होता अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ ठीक है। अब जैसे जो होता है अच्छा होता, मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए अगर फांसी नहीं होता तो हो सकता था कि ज़्यादा जनता आक्रोश में नहीं आती, आंदोलन में नहीं आती। जब मैं ये नहीं कर रहा फांसी से, वो नहीं कर रहा, लेकिन हुआ उसके बाद वाली बात बता रहा हूँ, जो कि भगत सिंह खुद कहते हैं। तो ये अगर हुआ तो उसके बाद फिर आंदोलन और ज्यादा भड़की और फिर हम लोगों को आज़ादी मिली, और शायद नहीं होता तो हो सकता आज़ादी ना मिलता। मतलब कोई कहने की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फायदा भी उससे हम लोगों को हुआ है। भगत सिंह ने अपनी जान को देकर के, प्राण को त्याग करके हम लोगों के लिए जो है बहुत सारी चीजें करके गए हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको कई बार पूछा गया है। भगत सिंह जो है कैसी मृत्यु को सुंदर कहते हैं? तो देश के बदले में जो जान दी जाती है उन्हें जो है भगत सिंह सुंदर मौत कहते हैं, ठीक है। और जो आत्महत्या, जो सुसाइड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल होने के बाद, बहुत सारे कोई भी चीज में सक्सेस नहीं पाने के बाद जो है वो क्या हो जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, जिसको भगत सिंह ने बहुत ही गलत कहा है। इस संबंध में उनको विचार को आपको स्पष्ट करना है, यानी कि भगत सिंह इसके बारे में क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए भगत सिंह ने बम फेंका ये जानकर कि वो पकड़े जाएंगे। भगत सिंह ये जो बम फेंका था वो जानता था कि जब हम बम फेंकेंगे ना तो हम पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो भगत सिंह ने बम फेंका ये जानकर कि वे पकड़े जाएंगे। वे भागे भी नहीं, स्वयं बंदी बन गए। और वो वहां से भागे भी नहीं। बम फेंकने के बाद बहुत लोग भाग जाता है, लेकिन वो नहीं भागे, वो खुद वहीं पे रहे और वो बंदी बन गए। उनको उस समय यह भी विश्वास था कि उन्हें फांसी दी जा सकती है, और उनको ये भी उस समय भी लगता था कि उन्हें इस बम फेंकने के बदले फांसी दी जा सकती है और दी जानी भी चाहिए। और क्या कहते हैं? दी जानी भी चाहिए। कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं, क्योंकि बम फेंकने का कार्य किया था, क्योंकि वो बम फेंका था। अब बम कोई भी फेंके, बम फेंकना तो एक प्रकार का इलीगल है, गलत है। तो उन्हें ये बिल्कुल उम्मीद था कि वो क्योंकि वो सबसे पहले तो वहीं रुके रहा, जबकि वो जानता था कि हमको जेल लेके जाएगा, फिर वो रुक के रहा। फिर वो ये भी जानता था कि फांसी भी दी जा सकती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि बम फेंका, सब कुछ जानता, लेकिन तब भी बम फेंका। समझ रहे हैं? इसलिए वो कहता है कि हमने पूरे प्लानिंग के साथ सही सोच समझ के फेंका था, ऐसा नहीं कि बस फेंक दिया, ठीक है। कार्य करने के बाद उसका परिणाम भी उस कार्य करने के बाद उसका परिणाम भी तो आता है। वह यह भी कहते हैं जिन लोगों को यह विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा, उन्हें धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको आज जो है कोई सजा मिलने वाली है या फिर मौत की सजा मिलने वाली है, तो उन्हें जो है धैर्यपूर्वक जो है उनकी इंतजार करनी चाहिए। उन्होंने पत्र में साफ लिखा था, मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार के पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है, ठीक है। सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी भी प्रकार का, मैं कोई भी क्षमा या फिर कोई भी माफी मांगने वाला नहीं हूँ। मुझे इन तरह का कोई भी चीज पे नहीं पड़ना है। वो यह भी मानते हैं कि जब देश का कोई सम्मानपूर्व और उचित समझौता हो रहा हो, हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई नहीं बनना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि जब देश का, क्योंकि उस समय आपको पता है, अगर भगत सिंह मतलब वो ये कहना चाहते हैं सिंपली कि जैसे मान लेते किसी को किडनैप कर लिया, तो अगर आपको किडनैप कर लिया, आपको अब छुटाना चाहते हैं आपको मम्मी पापा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर कहता है कि अगर मुझे किसी भी प्रकार के पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिशा भी आशा नहीं है। वो यह भी मानते हैं कि जब देश का कोई सम्मानपूर्व और उचित समझौता हो रहा हो, यानी कि कोई भी समझौता या फिर कोई भी उचित सम्मानपूर्व कुछ भी हो रहा हो, तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उनके मार्ग में कोई रुकावट, यानी कि हम उनके मार्ग में रुकावट नहीं बनना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई समझौता सिर्फ मेरी वजह से कर दे। मान लेते हैं दो देश आपस में कोई समझौता कर रहा हो
कि हम आपको वापस कर देंगे, आपको पहले ये समझौता करना पड़ेगा, हम आपको जेल से रिहा कर देंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, मैं जेल में ही रहना चाहता और वो समझौता बिल्कुल ना हो। ये कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं। हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला, उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई नहीं बनना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब देश की किस्मत का निर्णय हो रहा हो, तो हमें फांसी दे दिया जाए। यही मृत्यु उनके लिए कल्याणकारी होगी, जिसमें देश का कल्याण हो। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और अपना काम हमें स्वयं ही करना होगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई? यही मूर्ति उनके लिए कल्याणकारी होगी। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। तो देश के बदले में जो मृत्यु होती है, यानी कि जो जान जाती है, उसको अच्छी मृत्यु कहा, और आत्महत्या को वो कायरता कहते थे। ठीक है, उनके विचार को आपको कुछ इस प्रकार को बताना है, इस प्रकार से। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन रहा आपका 5। भगत सिंह रूही साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वो एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? भगत सिंह जो है, जैसे कि आप सबको पता है, वो रूसी साहित्य को जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। आखिर ये क्यों देते हैं और वो एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद करते हैं? चलिए आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए, भगत सिंह मानते हैं रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती है। यानी कि रूसी साहित्य में जो वास्तविकता मिलती है वो हमारे साहित्य में जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। हम उन कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहने की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। ठीक है, यानी कि हम लोग दूसरे के कष्ट को, या फिर बोल सकते हैं कि दूसरे का जो कष्ट है वो हम उनको बहुत पसंद करते हैं। कहानी अगर उसका हो, कोई कष्ट हो, दुख भरा कहानी हो, तो उसको हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन अपने अंदर उसी भावना को हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। हमें इनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंक, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। ठीक है, वो यह भी मानते हैं कि केवल विपत्ति सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता के दर्द की गहरी टीस और उनके साहित्य ने ऊंचाई उत्पन्न की है। भगत सिंह क्रांतिकारियों के विषय में कहते हैं या उनसे अपेक्षा करते हैं, हम उनकी कहानियां पढ़कर कष्ट सहन करने की उस भावना को अनुभव करते हैं। उनके दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगत सिंह यह भी स्पष्ट करते हैं कि मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इन स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो कठोरतम सजा मिलनी है उसको सहर्ष हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए। क्रांतिकारियों को उनकी यह भी सम्मति है कि किसी आंदोलन के विषय में यह कहना कि दूसरा कोई यह काम कर लेगा अथवा यह करने हेतु काफी लोग हैं, यह उचित नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कोई काम है बहुत बड़ा देश के लिए, तो बोलता है हम लोग क्या, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर करना है तो आप ही कीजिए। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आया है तो यह उचित नहीं है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में पैर डालना अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था कार्यों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। तो होता है अगर कोई क्रांतिकारी बनने में अगर सोचता है, षड्यंत्र समझता है, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि वो घृणित समझता है, तो नहीं, उनको नहीं समझना चाहिए और व्यवस्था कार्य जो भी गलत काम हो रहा है उनके विरुद्ध जो है उनको संघर्ष शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे क्रांतिकारी से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो वे क्रांतिकारी से ये अपेक्षा रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे तो गलत लगे, सीधा बोलो, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो क्योंकि हमारे जो साहित्य में है बहुत कुछ कम दिया गया है, लेकिन रूसी साहित्य में बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 6। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित परियल कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बतलाएं, इससे उन्हें चिंतन का कौन सा पक्ष उभारता है वर्णन करें। यानी कि जो लाइन है, उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित परियल कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, इसके बारे में आपको समझाना है कि ये पंक्ति आखिर क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, भगत सिंह का जो ये पंक्ति है, भगत सिंह का जो ये संदेश है, वो क्रांतिकारियों के प्रति है। ये किसके प्रति है? जो क्रांतिकारी बनना चाहते हैं उनके प्रति है। शासन यदि शोषक हो, अत्याचारी हो, अगर शासन यानी कि जिस देश में आप रह रहे हो वहां अगर शोषण हो रहा हो, वहां अगर अत्याचारी हो रहा हो, अगर वहां अगर आप लोग गुलाम हैं, तो नियमों का पालन भी ना करता हो, उसकी गतिविधियां जन विरोधी हो, गरीब जनता को सताया जा रहा हो, मानवता घुट रही हो, पिस रही हो, तो क्रांतिकारियों को चाहिए कि वे संघर्ष में जुड़ जाए। यानी कि भगत सिंह का सिंपली क्रांतिकारियों से कहना है
कि अगर कहीं पे कोई भी देश में अत्याचार हो रहा हो, नियम जो कानून है उसका पालन नहीं हो रहा हो, गतिविधि जो है गतिविधियां जन विरोधी हो, गरीब जनता को वहां पर अगर सताया जा रहा हो, मानवता जो है घुट रही हो, पीस रही हो, तो क्रांतिकारियों को ये चाहिए कि वो संघर्ष में जुट जाए। ये संघर्ष जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, कहीं भी अगर ऐसा अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनको क्या चाहिए, क्रांतिकारी को संघर्ष करना चाहिए, वो संघर्ष में जुट जाए, और ये बिल्कुल जरूरी है, अनुचित नहीं है। संघर्ष गरीब, शोषित, प्रताड़ित के हितार्थ होता है, यानी कि समक्ष होता है, बोल सकते हैं। ये जो संघर्ष होता है वो गरीबों का, जो शोषित होता है उनका, या फिर जो पीड़ित होता है उनके लिए बहुत ही फायदे है। ठीक है, नियोजित है तो वह सर्वथा नियोजित है, पर जो संघर्ष बदलने की भावना अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप होता है तो उसको न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इस कथन के साथ ही उन्होंने रूस की जारशाही का उदाहरण भी दिया है, और ये जब कथन वो बताए हैं भगत सिंह, तो उनके बाद जो है उन्होंने रूस की जारशाही शासन का भी उदाहरण दिया है। क्योंकि आप सबको पता है, प्रश्न भी पूछा जाता है कि जारशाही शासन कब समाप्त हुआ था, 1917 में। 1917 में आपका जारशाही शासन समाप्त हो गया, उसके बाद लेनिन का शासन आया था, और उनके बाद जो है रूस बहुत ज़्यादा विकास किया था। ठीक है, जेल में बंदियों को घोर विपत्तियां दी गई थी, यही कार्य जारशाही के पतन का कारण बना। उसके बाद जेलों की व्यवस्था में सुधार हुआ। वे यह भी जानते हैं कि विरोध का तरीका भी उचित ही होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसका भी जो तरीका है वो उचित होना चाहिए। अब कोई भी, अगर आप मान लेते हैं इस बार 4 साल का जैसे जॉब निकाला है, ठीक है, यानी कि 4 साल के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर आप रिटायर हो जाएंगे, तो अगर आपको पसंद नहीं है या पसंद है वो बात की बात है। ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए। खून खराबा हो गया, हिंसा हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, खास करके जो नॉर्मल इंसान है, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, अगर आपके बाइक को, आपकी गाड़ी को जला दिया जाए तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, तो अगर आपको आंदोलन करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, तो आप क्या कीजिए, शांतिपूर्वक आराम से कीजिए। 100% आपकी सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो फिर कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन शांतिपूर्ण। अगर आप हिंसक करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो बात आपकी नहीं मानी जाएगी। वहीं पर अगर आप अहिंसक रहेंगे, आप अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे तो बात उसको मानना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों को झुका दिया था जब लोकतंत्र नहीं था, अभी तो लोकतंत्र है। ठीक है, अभी तो 100% सरकार झुकेगा ही, है ना। तो ये चीज आपको करना होगा। तो जेल में बंदियों को घोर विपत्तियां दी गई थी, यही कार्य जारशाही के पतन का कारण बना था। उसके बाद जेलों की व्यवस्था में सुधार हुआ था। वो ये भी मानते हैं कि विरोध का तरीका भी उचित ही होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं, सर्वथा न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जहां तक भगत सिंह के चिंतन का प्रश्न है, सवाल है, वो अत्याचार सहन करना कायरता मानते हैं। वो भगत सिंह जो है, अगर कोई अत्याचार हो रहा हो तो अगर उसको कोई सह रहा है तो ये उसको क्या बोलते हैं, कायरता, यानी कि डरा हुआ आप समझते, उसको कायरता समझते। इसलिए कभी भी अत्याचार को नहीं सहना चाहिए। ये कौन कहते हैं, ये भगत सिंह कहते हैं। कायरता मानते हैं, पर विरोध का दर्शन मानवतावादी ही है, जिसमें दुर्बल, प्रताड़ित, शोषित के प्रति करुणा की भावना समाहित हो। यदि मानवता पर प्रहार हो तो तुरंत संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आपको आंसर देना था। हो सके तो आप लोग 1-2 बार इसको देख लीजिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को आप लोग देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर देखिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आज जब देश आजाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। यानी कि अपना पक्ष आपको देना है यहाँ पर। इस लाइन के संबंध में एक बार लाइन को और समझिए। जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा हो, जब देश का भाग्य का, यानी कि जब देश का किस्मत का, भाग्य का यानी कि फैसला हो रहा हो, तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यानी जब देश की बात आए तो क्या जो आप सोचते हैं, जो हर व्यक्ति सोचता है, तो उसकी बात को छोड़ देना चाहिए जब देश की बात आए तो इसके विचार में जो है आप क्या कहना चाहते हैं, आपको सिंपली अपना पक्ष को रखना है भगत सिंह के बारे में, इस लाइन के बारे में, इस पंक्ति के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ 2 स्थिति है, देश के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना। मैंने अभी आपको बताया कि जब देश की बात आए तो क्या अपने बारे में सोचना छोड़ दें, या फिर क्या उस समय भी अपने बारे में सोचें। इन पंक्ति के बारे में आपको बताना है, तो आप अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं। 100% है कि जब देश के बारे में बात आए तो अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब उसी चीज को यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए यहाँ 2 स्थिति है, देश के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना। यह भी सोचना कि देश बड़ा है अथवा व्यक्ति, आपको यह भी सोचना है कि देश बड़ा है या फिर व्यक्ति। भगत सिंह यह मानते हैं कि देश सर्वोपरि है। भगत सिंह ये कहते हैं कि देश जो है वो सर्वोपरि है, उसके सामने व्यक्ति का बिल्कुल भी मूल्य नहीं है। महाभारत में कहा गया है, परिवार हेतु व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। परिवार हेतु व्यक्ति को परित्याग कर देना चाहिए और राष्ट्र हितार्थ सर्वस्व का बलिदान कर देना चाहिए, और हुआ भी यही है। चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष
इसी परंपरा के रत्न है, यानी कि चंद्रशेखर हो गया, भगत सिंह हो गया, सुभाष हो गया, वो अपने जान से पहले अपने देश के बारे में सोचे और अपने देश के प्रति अपने जान को निछावर कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो है पहले देश के बारे में सोचा, ना कि अपने जान के बारे में। ठीक है, तो चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष जो है इसी परंपरा के रत्न है, जिनके आधार पर ही अंग्रेजी शासन हिल गया था। पर आज व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन आज जो है व्यक्ति क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। आज देश महत्वपूर्ण नहीं है, आज क्या है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। देश जो है पीछे धकेल दिया गया है। स्विस बैंक के खाते, करोड़ों के घोटाले, अरबों धन का दुरुपयोग जो देश हित में काम आ सकता है, वह एक व्यक्ति का महत्व बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। ठीक है, तो स्विस बैंक हो गया, जितने भी अरबों का घोटाले हैं, उस एक व्यक्ति के लिए सिर्फ किया जा रहा है, देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है, सिर्फ उन व्यक्तियों के बारे में जो सोचा जा रहा है। तो करोड़ों के घोटाले, अरबों धन का दुरुपयोग जो है देश हित में काम आ सकता है, पर वह एक व्यक्ति का महत्व बढ़ाने हेतु किया जा रहा है। पेट काफी मोटे हो गए हैं, भरते ही नहीं, देश की कौन सोचता है। पेट जो है वो काफी मोटे हो गए हैं, भरते ही नहीं है, देश की कौन सोचता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध हृदय से अपने व्यष्टि को पीछे धकेलकर समष्टि हितार्थ कार्य करे और राष्ट्र हित पर अपना सर्वस्व निछावर कर दे, है वहाँ कोई सावरकर, है कोई मांडले का बंदी गीता रहस्य का रचिता, है कोई लाल बाल पाल, ये तीनों व्यक्ति का नाम है। ठीक है कोई स्वतंत्रता मिली, मानव लूटने का सर्टिफिकेट ही थमा दिया है। यानी कि कहना चाहते हैं भगत सिंह कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि लाल बाल जैसा हो, जो कि इस तरीके से हो कि वो अपने कुछ मतलब कि देश के प्रति अपने जान को निछावर कर दे, बिल्कुल नहीं है। अभी क्या है, स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, अब मानव लूटने का सर्टिफिकेट ही मिल गया है, समझ गए। और महंगाई, भूखमरी देश की जनता झेल रही है, हम तो चांदी की चम्मच से चटनी चाट रहे हैं, हम तो चांदी की चम्मच से चटनी चाट रहे हैं। तो भगत सिंह का सिंपल यही कहना है कि जब भी देश और अपने बारे में बात आए तो पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग देश के लिए अपने जान को निछावर किए हैं, जैसे कि आप सबको नाम भी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो आपको भी चंद्रशेखर हो गया, भगत सिंह हो गया, सुभाष चंद्र, ये सभी लोग क्या किए, देश के लिए अपने जान को निछावर कर दिए। ठीक है, लेकिन आज क्या करते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति बैंक का करोड़ों रुपया लेकर के घोटाले करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, अपने लिए सिर्फ देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी आज़ादी मिली तो वो लोग सोचता है कि लूटने का सर्टिफिकेट मिल गया है, अब तो लूटो, और महंगाई भी बढ़ती जाती है, भुखमरी पूरे देश की जनता झेल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब देश और अपने में बात आए तो पहले देश के बारे में आपको सोचना चाहिए, और ये बिल्कुल सही तर्क है। ये कौन कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न आपका, भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए, भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। वह ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि यदि कोई समान पूर्णिमा उचित समझौता होना हो तो उन जैसे व्यक्तियों का मामला उनमें कोई रुकावट उत्पन्न करे। ठीक है, यानी कि सिंपली ये कहना चाहते हैं कि भगत सिंह अपने फांसी के लिए यह इच्छा व्यक्त करते हैं, जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा तभी उनको फांसी दे दी जाए। वो ऐसा इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि यदि कोई समान उचित समझौता हो तो उनकी वजह से जो है ये मामला रुकावट हो जाए, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब पाठ का सारांश को देख लेते हैं। एक लेख और एक पात्र जो आपका चैप्टर है, जिसके लेखक का नाम है भगत सिंह, तो उनका सारांश के बारे में देखते हैं। अक्सर आपको पूछा जाता है कि इसका सारांश को लिखे, हमने आपको ये पहले भी पढ़ा रखा है, तो जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आया तो, और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को। ठीक है, और किसी को अगर PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 7667532320, ये जो है मोबाइल नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में आपको सारा PDF सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, टोटल सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। चलिए अब एक लेख और एक पत्र का हम लोग सारांश को देखते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सारांश को देखने के बाद फिर ये जो है चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। भगत सिंह जो है वो महान क्रांतिकारी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और विचारक भी थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। ये कौन कहते हैं, ये भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी को जो है पढ़ने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है, भगत सिंह कहता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अगर इस चीज से कोई इनकार जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह राजनीति से बहुत बड़ा
एक प्रकार का बोल सकते हैं कि राजनीति के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, विद्यार्थी जो क्या होते हैं, युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं तो क्या है। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो देश पर अपनी जान निछावर कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्योछावर कर दे, अपनी जान को अपने लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्या से परिचित होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, वो देश दुनिया की कौन सी देश में क्या प्रॉब्लम है, कौन से राज्य में क्या प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों से जो है वो परिचित होते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, बिहार के बारे में पूछे भाई बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है, तो आप बोलोगे बाढ़, सुखाड़, बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा की कमी, ये सभी मुख्यतः रीजन है जो जिसके कारण बिहार जो है वो क्या है, पीछे है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को सारी समस्याओं के बारे में पता है और उनको सॉल्यूशन के बारे में भी पता है, समस्याओं का समाधान के बारे में पता है, बस अब उनको इस चीज़ों को बताना होगा। अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये भगत सिंह कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो पढ़ पाए। ठीक है, और किसी को भी पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है 7667532320। ओनली 249 रुपये में, यानी कि 249 रुपये में जो है आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी पीडीएफ मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ले लें, आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत ही मस्त हो जाएगी, बहुत ही गजब। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।